हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आप लोग अभी कहाँ पे जुड़े हुए हैं? नॉलेज हमसफ़र के साथ जुड़े हुए हैं। एक ऐसा सफ़र जो आपको कामयाबी तक ले जाएगी, जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। चलिए, तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, काइनेमेटिक्स पे। ये जो काइनेमेटिक्स है वो हमारा क्लास 11th के फिजिक्स का हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर होने वाला है। इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे आगे कि क्या क्या इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे और क्या क्या इस टॉपिक को ख़त्म होने के बाद अबाउट टू एंड, जो टॉपिक जब ख़त्म होते रहेगा तब तक हम क्या क्या सीख चुके होंगे और इस टॉपिक के जस्ट ख़त्म होने के बाद हम लोग को क्या क्या जानना चाहिए, ये चीज़ हम लोग को डिस्कस करना है यहाँ पे। तो चलिए, कुछ बातें हैं जो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, उसके साथ साथ कुछ बातें पढ़ भी लेते हैं। जैसे देखिए, जो हम लोग हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ सबसे पहले दो बातें। वो दो बातें क्या? फर्स्ट बातें रेस्ट के बारे में, दूसरी बातें मोशन के बारे में, रेस्ट एंड मोशन के बारे में। ठीक, तो एक्चुअली में आप ये सभी टर्म से पहले से ही परिचित हैं। जब आप क्लास 9th में पढ़ रहे होंगे उसी समय आप लोग को ये सभी टर्म आए थे क्लास में सुनने को। चलिए, तो रेस्ट और मोशन के बारे में तो आप लोग केवल जान रहे थे कि हाँ, कुछ रेस्ट होता है, कुछ मोशन होता है। वही चीज़ को यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली रेस्ट बोला किसे जाता है। तो यदि मैं बात करूँ इस बारे में तो डायरेक्टली मैं बोल दूँ कि हाँ, ये चीज़ रेस्ट में है। मतलब आपका नाम यदि सोहन है, लेट सपोज, तो सोहन रेस्ट में है, तो क्या ये बात सही है? तो नहीं। यदि मैं ऐसा बोलूँ तो ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ गलत हो जाएगा। क्योंकि बिना किसी रेफरेंस के हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो हमारा जो दोस्त है, हमारा जो स्टूडेंट सोहन है, वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। ठीक है, तो यही चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। क्या बताया गया है? जैसे देखिए, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे से संबंधित टर्म है। ठीक है, नोबडी कैन एग्जिस्ट इन स्टेट ऑफ अब्सोल्यूट रेस्ट और ऑफ अब्सोल्यूट मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो कोई अब्सोल्यूट रेस्ट में है और ना ही कोई अब्सोल्यूट मोशन में है। इस प्रकार से हम लोग किसी एक को नहीं डिफाइन कर सकते हैं। यदि मोशन डिफाइन करना हो तब भी हमको रेफरेंस चाहिए, और यदि रेस्ट डिफाइन करना हो तो भी हमें कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो आप समझ लिए। अब कुछ आगे की बातें हम लोग करेंगे, रेस्ट और मोशन के अलावे बातें। ठीक है, ये चीज़ को भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन और जो तथ्य हैं वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? यदि हम रेस्ट और मोशन के बारे में इतना जान गए कि ये चीज़ विदाउट एनी रेफरेंस हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा चीज़ मोशन में है और कौन सा चीज़ रेस्ट में है। ये चीज़ तो हम लोग यहाँ से सीखे। अब आगे क्या सीखेंगे? तो जो हम लोग आगे सीखेंगे वो है वन डायमेंशनल मोशन। यदि कोई चीज़ मोशन में हो तो वो वन डायमेंशनल मोशन में हो सकता है, आपका टू डायमेंशनल मोशन में हो सकता है, आपका थ्री डायमेंशनल मोशन में हो सकता है। तो इस प्रकार के मोशन आगे आने वाले हैं। चलिए, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा चीज़, ये जो वन डायमेंशनल मोशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो आपका वन डायमेंशनल मोशन है वो क्या है? देखिए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन वन डायमेंशनल मोशन इफ वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम। जो इतना चीज़ लिखा गया उसका क्या मतलब होता है, तो वो चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे देखिए, इसमें बोला यही गया है
कि किसी मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन तब बोल सकते हैं जब इफ़ ओनली वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट, आपके थ्री कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट है जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहे। क्या होता रहे? चेंज होता रहे। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके लिए। क्या हुआ? वन डायमेंशनल मोशन के लिए। ये तो इतना तक बातें हुई। और फिर कुछ और बातें। इन सच मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो हम लोग वन डायमेंशनल मोशन में इतना ही जाने कि जो थ्री कोऑर्डिनेट होते हैं टोटल, उनमें से कोई एक कोऑर्डिनेट हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहे, तब वो जो मोशन होगा वो वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। और फिर दूसरी बात इसमें क्या सीखे? इन सच मोशन, इस मोशन में वो जो ऑब्जेक्ट होंगे वो स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग मूव करेंगे। मूव करेंगे का मतलब चलेंगे। चलिए, तो ये जो था हमारा वन डायमेंशनल मोशन, वो यहाँ पे समाप्त होता है। फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे किसकी ओर? टू डायमेंशनल मोशन की ओर। तो देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टू डायमेंशनल मोशन को। ये जो हमारा है टू डायमेंशनल मोशन, अभी से डिस्कस करने वाले हैं। तब इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़, क्या क्या एसेप्ट्स आते हैं। चलिए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन इफ टू आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम। इसमें भी वही कंसेप्ट आ रहा है कि जो थ्री कोऑर्डिनेट होंगे टोटल, उनमें से दो कोऑर्डिनेट है जो आपका ऑब्जेक्ट के चेंज का पोजीशन बताए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका टू कोऑर्डिनेट है जो चेंज हो, और वही है जो आपका पोजीशन बतलाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो मोशन? 2D मोशन। 1D मोशन ऊपर वाले को बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं? 2D मोशन, यानी टू डायमेंशनल मोशन। और फिर इसके बाद क्या है? इन सच मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन। उसमें क्या था? 1D वाले में, 1D वाले में वो है जो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा था, लाइन पे चल रहा था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? 2D वाले में आपका हो रहा है यहाँ पे प्लेन में चल रहा है। ये दोनों में अंतर हुआ आपका। 1D वाले में जो मोशन हुआ अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ था, स्ट्रेट लाइन पाथ, यहाँ पे अलोंग द प्लेन। ये दो चीज़ डिफरेंस हुए 1D मोशन और 2D मोशन में। और दूसरा डिफरेंस क्या है? उसमें थ्री आउट ऑफ आपके वन कोऑर्डिनेट थे, चेंज हो रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसमें 3 आउट ऑफ 2 कोऑर्डिनेट, यानी 3 में से 2 कोऑर्डिनेट हैं जो आपके टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं। तो हम लोग अब 2D मोशन के बारे में भी जानेंगे। अब फिर क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? 3D मोशन के बारे में। तो 3D मोशन फिर क्या हुआ, ये चीज़ देखेंगे। चलिए देखते हैं 3D मोशन को। जो 3D मोशन है हमारा, उसमें लिखा हुआ है द मोशन इज सेड टू बी इन 3D, यानी 3 डायमेंशनल मोशन, इफ all the three coordinates specifying the position of an object change with respect to time। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिए, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ वो है जो चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ? जो 3 कोऑर्डिनेट हैं जो ऑब्जेक्ट के कहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये चीज़ स्पेसिफाई कर रहे थे, कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर रहे थे, वो तीनों कोऑर्डिनेट में से तीनों का तीनों है जो टाइम के साथ चेंज हो। ठीक है, टाइम के साथ क्या हो? चेंज हो। तब क्या बोलेंगे हम उसको? वो जो मोशन है वो 3D मोशन है, 3 डायमेंशनल मोशन है। इसके साथ इन सच अ मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्पेस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव करेगा? ऑब्जेक्ट कहाँ पे घूमेगा? वो है जो स्पेस में घूमेगा। चलिए, मूव्स इन अ स्पेस, ये चीज़ भी आप लोग समझ लिए यहाँ से। तो ये सभी बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिए, और फिर इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि जो चीज़ मैं अपना नोट्स बनाया हूँ वो आपको
भी मिल जाए, थोड़ा आसानी हो पढ़ने में वहाँ से, तो वो चीज़ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। या तो टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस पीडीएफ का जो लिंक है वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोग को। चलिए, तो ये बातें हुई 1D 2D और 3D मोशन के बारे में। हम लोग अब आगे देखेंगे कुछ नेक्स्ट बातें जो हम लोग को ज़रूरी है करनी। हम लोग क्या क्या देख लिए, 1D 2D और 3D मोशन को देख लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ये पॉइंट आती है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में, दो बातें आई। अब एक टर्म आया डिस्प्लेसमेंट, एक टर्म आया एक्चुअल डिस्टेंस। अब दो टर्म आई, ये दोनों टर्म भी हम ऑलरेडी 9th क्लास में सुन चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते ज़रूर हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं कि क्या डिस्टेंस होता है और क्या डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए, तो हम लोग इसको चेक करेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, ठीक है। आप लोग को विजिबल होंगे ये चीज़। चलिए, अब हुआ क्या कि पहले हम लोग ए से बी पे गए, ठीक है, और बी से सी पे गए। कहाँ से गए, ए से बी पे गए और बी से सी पे गए। यहाँ पे जाऊँगा A to B और B to C। चलिए, इसके बाद होता क्या है कि एक नया बंदा आता है, यानी एक नया स्टूडेंट आता है आपके जैसा स्मार्ट। वो करता क्या है, वो सोच रहा है कि मुझे तो A से C पे ही जाना है, तो मैं A से B पे क्यों जाऊं और B से C पे क्यों जाऊं, मैं डायरेक्टली क्यों ना A से डायरेक्टली C पे ही चला जाऊं। तो क्या किया, वो A से C पे डायरेक्टली चला गया। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आया, जो नया आपके जैसा स्मार्ट स्टूडेंट आया, वो क्या किया, A से C पे डायरेक्टली चला गया। तो फिर दोनों के डिस्टेंसेस में डिफरेंस आ गया यहाँ पे। अब डिफरेंस किस बात को लेके आई, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका कितना है, कुछ 10 मान लीजिए, ये कुछ आपका 5 था, ठीक है। पहले आप 10 ट्रेवल किए, फिर आप 5 ट्रेवल किए, और जो नया वाला बंदा था, जो नया वाला स्टूडेंट था, वो आपका किया क्या, वो डायरेक्टली है ना, जो ये चीज़ को ट्रेवल कर लिया। मान लीजिए ये चीज़ आपका कितना है, लेट सपोज आप कर लीजिए कि ये 11 है, ठीक है। तो हुआ क्या, आपका यहाँ से मैं बोलूँ कि डिस्टेंस आपका क्या है, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस जो आपका हो जाएगा यहाँ पे 10 + 5 यानी 15 हो जाएगा, ठीक है। और फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यदि नया बंदा आया, वो उसके बारे में बात करूंगा तो उसका ट्रेवल डिस्टेंस 11 हो जाएगा। लेकिन यदि मैं बात करूं जो फर्स्ट वाला आदमी था, जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट था, वही इस तरह से ट्रेवल कर जाएगा A से C डायरेक्टली, तब वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 11। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो अंतर आ गया। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। तो यही यहाँ से हम लोग समझते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस जो आपका है, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वही बड़ा हो जाए आपका डिस्टेंस से, ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो ये बातें हुई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में।
चलिए अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया था, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। दोनों को यदि सेम टाइम इंटरवल दे दिया जाए तो हमेशा डिस्टेंस बड़ा होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। चलिए तो हम लोग अब अपने नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वो है स्पीड। अब स्पीड के बारे में भी आप लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत जान रखे हैं पहले से, तो स्पीड के बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। जो स्पीड है वो क्या होता है, तो जो स्पीड है आपका वो हो जाता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, डिस्टेंस जितना आप कवर करते हो, उसको यदि टाइम से डिवाइड करते हो तो आपका क्या मिल जाएगा, आपका मिल जाएगा स्पीड। स्पीड वहाँ पे आप निकाल सकते हो। और दूसरी बात है, इसका जो स्पीड का कुछ पॉइंट जो मेन तथ्य है वो क्या है, तो स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब फिर से एक नया टर्म आ गया, स्केलर। स्केलर और वेक्टर आप लोगों ने ऑलरेडी पहले सुन रखा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आपको बता भी दिया जाएगा। स्केलर का मतलब ये होता है कि वो क्या होगा आपका, उसमें आपका केवल उसमें है जो हो जाएगा मैग्नीट्यूड। यदि मैग्नीट्यूड केवल हो तो वह स्केलर हुआ, और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी यदि आ जाए तो वो आपके वेक्टर हो जाएंगे। हम लोग वेक्टर के बारे में भी आगे देखेंगे। चलिए ये तो बात हुई स्केलर की। तो क्या है स्पीड आपका, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट आपका मान लीजिए लेंथ, तो टाइम आपका हो जाएगा ए वाला। तो लेंथ मीटर में हम लोग मापते हैं, और फिर ये है जो सेकंड में। तो क्या हो गया आपका यूनिट, जो आपका ऐसा यूनिट है वो हो गया मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। और फिर डायमेंशनल फार्मूला की बात करूँ मैं, यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला की यदि बात करते हैं आप, तो वो हो जाएगा MLT और L⁻1 और T⁻⁻1। तो हम लोग जो यहाँ पे अभी लिखे थे लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, वो एक्चुअली यही तो था, m का पावर 0 यानी 1, ठीक है, L⁻1 और t नीचे है तो t का पावर -1। यही चीज़ तो हम लोग अभी कुछ देर पहले लिखे थे, और वही सेम चीज़ यहाँ पे बताया भी गया है। चलिए ठीक है, और इट इज़ अ पॉजिटिव और ज़ीरो। दूसरी बात है क्या, यह है जो पॉजिटिव हो सकता है या फिर ज़ीरो हो सकता है, लेकिन कभी भी है जो आपका स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है। स्पीड है जो निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड को अब डिफाइन करेंगे। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यदि आपको मैं बोलता हूँ कि 1 घंटे में आप चलते हो 5 किलोमीटर, ठीक है, फिर दूसरे घंटे में भी चलते हो 5 किलोमीटर, तो क्या यहाँ पे आप कर रहे हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि मैं 2 आवर दे रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ दूसरा घंटा, यानी फिर नेक्स्ट 1 आवर में आप चलते हो 5 किलोमीटर। तो कर क्या रहे हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप है जो चल रहे हो कितना, इक्वल डिस्टेंस चल रहे हो, वही 5 किलोमीटर चल रहे हो। देखिए फर्स्ट आवर, यहाँ पे सेकंड आवर, दूसरा आवर केवल यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, दूसरा आवर भी आप 5 किलोमीटर चले, तो फिर ये आपका किस प्रकार से हो जाएगा, आपका 1 घंटा में 5 किलोमीटर, दूसरे घंटा में भी 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे चल रहे हैं आप इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो इसी को बोलेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड इसी को बोलेंगे। और फिर इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मोशन पोजीशन टाइम ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ये जो पॉइंट हो गया वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। यही चीज़ आपसे हो सकता है डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाए। अब क्या पूछा जाएगा कि ये जो है
इस तरह के मोशन के यानी यूनिफॉर्म स्पीड के मोशन के लिए है जो पोजीशन टाइम ग्राफ है जो कैसा होता है वो आपका ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, मान लीजिए पहला ऑप्शन दे देगा आपको यही चीज़ स्ट्रेट लाइन, दूसरा ऑप्शन दे दिया कर्व्ड लाइन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको कुछ भी दे सकता है पाराबोलिक, चौथा दे सकता है हाइपरबोलिक, कुछ भी आपको ऑप्शन के रूप में यहाँ पे दे दिया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो आप आंसर क्या टिक कीजिएगा, वो है जो आपका स्ट्रेट लाइन बनाएगा। जो ग्राफ है वो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है जो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो ये बातें हो गई यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। अब बात करेंगे किसके बारे में, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है वो हम लोग अब जानेंगे। देखिए, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट, ये बातें ध्यान रखने के लिए, पार्टिकुलर इंस्टेंट यानी पार्टिकुलर टाइम पे, पार्टिकुलर टाइम पे है जो क्या हमारा स्पीड होगा वो चीज़ यहाँ पे जानेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड में। ठीक है, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड यहाँ पे बोला है। इट इज़ मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी जो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जिस सेकंड पे आपको जानना है उस सेकंड का स्पीड कितना है वो चीज़ यहाँ पे हम लोग जानेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड में। तो यहाँ पे इसको किस प्रकार से निकालेंगे उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए क्या यहाँ पे बोला गया है। बोला गया है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला बताया गया है। वो फॉर्मूला क्या है आपका, एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय यूनिफॉर्म स्पीड। क्या हो गया आपका, एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय यूनिफॉर्म स्पीड आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला। देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय यूनिफॉर्म स्पीड। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए क्या क्या जाने यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में जाने, एवरेज स्पीड के बारे में जाने, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में जाने, और फिर जो भी तथ्य थे हम लोग ऊपर देखें। देखिए, स्पीड के बारे में जाने, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाने, एक्चुअल डिस्टेंस के बारे में जाने, 3D मोशन, 2D मोशन और 1D मोशन के बारे में जाने। तो जो आपका ये फर्स्ट क्लास है वो यहीं पे ख़त्म होता है। कुछ बातें जो थी स्टार्टिंग में बताने के लिए वो मैं आप लोगों को यहाँ इतने देर में बता दिया हूँ। तो आप लोगों से यही बात आखिरी में बोलना चाहूँगा कि ये जो वीडियो आपका अपलोड हो रहा है उसी प्रकार से पूरे चैप्टर का, पूरे फिजिक्स का आपका वीडियो यहाँ पे अपलोड होते रहेगा। और फिर फिजिक्स के साथ साथ हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, ये सभी चीज़ें की भी वीडियो अपलोड हो रही है कंटिन्यूअसली। तो आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर होने वाला है। तो यदि आप, वही बात कि यदि आप नॉलेज हमसफ़र से आखिरी तक जुड़े रहते हैं तो आपका सफलता निश्चित है। तो फिर नॉलेज हमसफ़र से जुड़े रहिए। इस नॉलेज हमसफ़र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको लाइक कीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू दोस्त, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।